नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज यूपीएससी का प्री एग्ज़ाम था, जिस परीक्षा को पास करके आप आईएएस बनने का पहला दरवाज़ा खोलते हैं। वो परीक्षा आज थी भारत की सबसे बड़ी परीक्षा जिसको बोला जाता है। एग्ज़ाम का पहला पेपर जिस पर मेरिट बनती है, इसी पेपर पर निर्भर होता है कि आप मुख्य परीक्षा में सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। तो ये पेपर संपन्न हो चुका है। तो इसी पेपर की हम आज इस वीडियो में पेपर की एनालिसिस करेंगे। आज ये एग्ज़ाम हुआ है 4/10/2020 को, और कैसा पेपर आया था आप लोग इसका देख लीजिए पेपर। और आंसर की बात है तो आंसर की हम जो है आपको करीब 5 बजे के आसपास सभी प्रश्नों को यहाँ पर इसी चैनल के माध्यम से सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस प्रश्न का उत्तर क्या है। अभी हम फटाफट आपको पेपर दिखाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, कितने टफ क्वेश्चन थे, कितने आसान क्वेश्चन थे, किस टॉपिक्स के क्वेश्चन आए हैं, एनालिसिस केवल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये सी सेट है मेरे पास, सी सीरीज़ का पेपर है ये, और जीके वाला पेपर है ये। पहले जीके का पेपर होता है, उसके बाद जो पेपर होता है वो सी सेट का होता है। तो इसमें देखिए, पहला ही प्रश्न जो यहाँ पे आया हुआ है ये इरिगेशन से संबंधित आया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्टिगेशन के लाभ क्या होते हैं, सिंचाई जल में क्षारीयता का नियंत्रण, रॉक फॉस्फेट, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। आप प्रश्न तो पूरा नहीं पढ़ा जा सकता है, और इस तरह से सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में इसी तरह के पेपर आते हैं। एक नहीं, कई उत्तर सही होते हैं। आपको डीप नॉलेज चाहिए होती है। अब फर्टिगेशन क्या होता है यह पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। फर्टिगेशन के बारे में सब कुछ जो जानकारी रखते होंगे वही इस प्रश्न को कर पाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। तो इसमें ये पूछा जा रहा है मेजर मिनरल्स कौन से हैं, प्रमुख खनिज कौन से हैं। इसमें देखिए, आपको एक भी प्रमुख खनिज नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जो प्रमुख खनिज हैं वो इसमें नहीं दिए गए हैं। यही आईएएस के एग्ज़ाम की विशेषता है। पीसीएस में इस तरह के पेपर नहीं आते हैं, या अन्य एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। वहाँ आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो टॉप के खनिज होते हैं, जो प्रमुख खनिज होते हैं, उसमें एकदम लास्ट के इसमें 1-2 जो है रखे गए हैं। शुरू के टॉप के 10-12 नहीं रखे गए हैं। जैसे फास्फोरस वगैरह है, सबको मालूम है, तो वो यहाँ नहीं रखे गए हैं। इसमें देख लीजिए 4 ऑप्शन में, इसमें भी केवल एक नहीं पूछा है, इसमें भी पूछा कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे प्रश्न इस तरह से उलझाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न पे आते हैं। महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओशियन मीन टेम्परेचर, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। और फिर आगे आया हुआ है कि उर्वरक के बारे में यह क्वेश्चन है। और आगे देखिए, यहाँ पे ये तो इंग्लिश में है सेम चीज़। आगे है मरु राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है। और यहाँ पे एक प्रश्न है, देखिए यहाँ पे युग्मों को मिलाना होता है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। और ये जो है मिलाना जिसको आता है, देखिए मिलाने की टेक्निक क्या होती है, आपको 1-2 चीज़ें केवल पकड़नी होती हैं। ठीक है, तब ये क्वेश्चन पेपर आपका मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे द्वार समुद्र लिखा हुआ है। द्वार समुद्र जो है गुजरात में है, ये पकड़ में आ गया, ये मिल गया। अब स्थानेश्वर लिखा हुआ है भीलसा, और इसमें कौन से युग में सही सुमेलित हैं, ये पूछा जा रहा है, मिलाने वाला नहीं है। ये कौन से सही सुमेलित हैं। तो द्वार समुद्र ये महाराष्ट्र में, तो गलत है पूरा, क्योंकि गुजरात में होता है। गिरनार गुजरात में हो सकता है, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में हो सकता है, भीलसा मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। तो गिरनार के बारे में भी डाउट है, शायद ये भी मध्य प्रदेश में ही है। तो ये और ये हो सकते हैं, ये दोनों सही हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं पेपर बाद में सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, केंद्रीय जल प्राधिकरण के बारे में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है सियाचिन हिमनद कहाँ पर स्थित है। और आगे क्या प्रश्न पूछा गया है, आगे यहाँ पे फिर वही पूछा गया है। आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति व वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया हो तो इसका क्या तात्पर्य है, इसके बारे में यहाँ पे प्रश्न है। और एक प्रश्न यहाँ पे गुप्त राजवंश से संबंधित, देखिए हिस्ट्री का प्रश्न आया है। नगर घंटाशाला, कंदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात हैं। तो ये एक टफ प्रश्न है गुप्त काल का, इतना आसान प्रश्न नहीं है ये,
कि आपको पता चल जाए इसका उत्तर कौन सा है। कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज के क्या लाभ होते हैं? शून्य जुताई, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव करना, चावल की नई पौध के लिए नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम पौधों में रोपण करना, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे हैं। यहाँ पे क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के बारे में प्रश्न पूछा गया है। क्रांतिक बांध आवास के बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो ये जो यहाँ पर ये इन चारों में जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं चारों, इसमें से ये पूछा गया क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट किसके पास है। देखिए टफ प्रश्न है। पीसीएस में क्या होता है, इसमें से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र है? 3 नहीं होते, 1 होता कोई। तो पीसीएस और आईएएस में ज़मीन आसमान का अंतर है। आगे प्रश्न पे आते हैं। देखिए यहाँ पे जैव ईंधन के बारे में प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पे दालों के उत्पादन के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। तो इसमें से क्या सही है, ये पूछा गया है। और आगे जैव ईंधन के बारे में यहाँ प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन के सामाजिक मूल्य, पद का सर्वोत्तम रूप वर्णन क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। और एक यहाँ पे पूछा गया, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। ये कौन सी फसल है भाई जिसके लिए कठोर पाला जो है हानिकारक है? विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों तथा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। ये कौन सी फसल है? इसमें कपास है, जूट है, गन्ना है, चाय है, क्या है इसके लिए? तो इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि जब ये आंसर की लेके आऊँगा तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर मैं बताऊँगा। अभी आंसर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक गन्ने की खेती के बारे में। तो मैं इस बार देख रहा हूँ पेपर में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन बहुत है, चेंज हो रहा पैटर्न। एग्रीकल्चर के क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते थे, अभी आने लगे हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पूछा गया है, सांस्कृतिक इतिहास के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। हाथियों के संदर्भ में पूछा गया है। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक हो सकती है। सामान्य हाथी में 40 वर्ष की आयु तक के ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत में के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या केरल में है। देखिए प्रश्न जो उठते हैं बिल्कुल ताज़ा घटनाओं से उठते हैं। आपको आईएएस की तैयारी करनी हो या पीसीएस की तैयारी करनी है तो जो भी समाज में घट रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में आपको डिटेल तक जाना है। अभी एक हथिनी की हत्या हुई थी ना, याद है आपको? देखिए प्रश्न पूछ लिया गया वहाँ से हाथियों के बारे में। उस टाइम आपने देखा होगा समाचार पत्रों में बहुत कुछ हाथियों के बारे में छपा था। तो अगर आपने वहाँ पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे परितंत्र अनुकूली माना जाता है। इसमें किस फसल के लिए क्या, ये भी फसल से संबंधित है। संरक्षित क्षेत्र यहाँ पूछा गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। जैव विविधता के बारे में पूछा गया यहाँ प्रश्न। और यहाँ पर कस्तूरी मृग के बारे में पूछा गया है। देखिए ये सारे जैव विविधता, कृषि, जलवायु, इन सबसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बारहसिंघा के बारे में पूछा गया प्रश्न। पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता के बारे में प्रश्न पूछा गया है। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? इस्पात स्लैग समझ रहे हैं? आधार सड़क के निर्माण के लिए, कृषि मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। तो इस्पात स्लैग किस लिए यूज किया जाता है ये आपको बताना है। और इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। 29वें प्रश्न पे चलते हैं। कोयले की राख में आर्सेनिक सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। तो ये कोयले के बारे में प्रश्न है। और इसके बाद एक कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। अभी हम लोगों ने जीडीपी की बात सुनी थी। जीडीपी के बारे में बताया गया था कि हमारे पास 2 तरह की जीडीपी है। एक जीडीपी वो है जो संगठित क्षेत्र में है, दूसरी असंगठित क्षेत्र में है। तो दोनों जीडीपी एक साथ भारत में सर्वाइव करती है। और कृषि का हमारे जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। कृषि का योगदान जीडीपी में है, इसीलिए कोरोना काल में भी भारत की जीडीपी को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना बाकी देशों की जीडीपी को हुआ है, क्योंकि उनकी जीडीपी उद्योग धंधों पर आधारित है।
हमारी उद्योग धंधों के साथ साथ कृषि पर भी आधारित जीडीपी है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। खेती में बायोचार का क्या उपयोगिता है? भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत ही टफ प्रश्न है ये। हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियाँ भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थीं? चावल का मूल्य, और देखिए यहाँ पर है समूह में सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं। G20 के बारे में तो प्रश्न आता ही आता है। G20 के सभी सदस्यों के आपको नाम याद होने चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में प्रश्न आया हुआ है यहाँ पे। जब किसान क्रेडिट कार्ड के टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो आप इस प्रश्न को आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। और आगे जो प्रश्न आया है ये यहाँ पे कपड़े से बनी हुई चीज़ें और भारत श्रीलंका के व्यापार, बांग्लादेश के व्यापार के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न है। और आगे बढ़ते हैं। खाद्य वस्तुओं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के बारे में, CPI और WIP क्या होता है, इसकी डिटेल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। CPI WIP क्या होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WIP को अपना लिया। पहले CPI को अपनाता था, अभी WIP को अपना लिया। क्यों अपना लिया WIP को? CPI क्या है, WIP क्या है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप IAS की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अनाज से संबंधित प्रश्न है एक और। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको नदी और कौन सी नदी किस सागर में जाकर मिलती है, ये प्रश्न है। और आगे बढ़ते हैं। 41वें प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, ये सब अर्थव्यवस्था और व्यापार के प्रश्न हैं। आगे RBI से संबंधित प्रश्न आप देख रहे होंगे। उदारीकरण की नीति 1991 के बारे में प्रश्न है यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में प्रश्न है। और इसके बाद लिखा है कि खेत में फसल की पीड़कनाशी छिड़काव, ये सब चीज़ें, मतलब जो कृषि से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न इस बार एग्ज़ाम में आए हैं। तो जिसने कृषि संबंधित अच्छी पढ़ाई की होगी उसका पेपर अच्छा होगा। पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। और देखिए यहाँ पे बैंकिंग से संबंधित एक मुद्रास्फीति के बारे में प्रश्न दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं तो इसमें पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है, ये प्रश्न है। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? इतिहास का प्रश्न भी आ गया। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महाउपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना को बोला जाता है? बिरसा मुंडा विद्रोह को, या नील विद्रोह को, मापिला विद्रोह को, या फिर 1857 के विद्रोह को बोला जाता है? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, क्या यही कारण है? सही टिक लगाया है कैंडिडेट ने। प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यों के संदर्भ में यहाँ पे प्रश्न एक दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं। मानव प्रजनन के बारे में, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के बारे में प्रश्न है। BLC ट्यूब के बारे में देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। तो ये सब जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में यहाँ पे एक प्रश्न और है। और औद्योगिक क्रांति से संबंधित प्रश्न है। धार्मिक इतिहास, उपवाक्य। और आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में एक और प्रश्न है यहाँ पे। और विटाल विश्वंसक किसके द्वारा चलाई गई थी? प्रथम मासिक पत्रिका थी ये। अस्पृश्य समुदाय के लोगों के लिए, SC/ST के लोगों के लिए, मतलब कि कौन चलाया था ये पत्रिका के बारे में पूछा जा रहा है। कुल्यवाप, द्रोणवाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में देखिए, गांधी अरविंद समझौते से संबंधित प्रश्न है यहाँ पे। और अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया, किसने दिया? ये जो अभिलेख लिखवाए गए थे तो उसके बारे में प्रश्न कि किस राजा ने कौन सा अभिलेख लिखवाया था।
संसदीय व्यवस्था वाली सरकार, गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच में समान सहमति पाई जाती है। निम्नलिखित में से यह कौन सी सहमति है? निजी संपत्ति की समाप्ति, आर्थिक नियतिवाद, वर्ग संघर्ष, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? पॉलिटी का क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? देखिए, इस तरह के प्रश्न जो है सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पूरे पेपर में आपको 2-4 ही अभी तक मिले होंगे, और जो प्रश्न होते हैं उसमें एक से ज़्यादा आंसर वाले प्रश्न ज़्यादा होते हैं, मैच करने वाले प्रश्न होते हैं। रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, रिजर्व ट्रांस क्या निर्दिष्ट करता है? और इसी तरह से भाग 4 के बारे में बताया गया है भारत के संविधान से। पॉलिटी के प्रश्न हैं सभी, ये सभी पॉलिटी के प्रश्न हैं। लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? यानी कि राज्यसभा के पास वो कौन सी शक्तियाँ हैं जो लोकसभा के जैसी हैं? संविधान में संशोधन करने के विषय में, सरकार को हटाने के विषय में, कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के संबंध में। तो यहाँ पे देखिए, मूल अधिकारों के संवर्ग में अस्पष्टता के रूप में किए गए विभेदन के रूप में संरक्षण समाविष्ट है। न्यायपालिका के बारे में प्रश्न किया गया है। यहाँ पे वित्त मंत्री के बारे में प्रश्न है कि बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट होता है। और यहाँ पे आपको लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ के बारे में भी एक प्रश्न यहाँ पे मिल जाता है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ यहाँ पूछा गया है। और इसी तरह से अन्य प्रश्न भी पूछे गए हैं और हम पहुँच चुके हैं प्रश्न नंबर, देखिए 96 पे आ गए हैं। यहाँ पे भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण के बारे में पूछा गया। 99 प्रश्न है, 97 प्रश्न है, 98 प्रश्न है, 100 प्रश्न है। तो इस प्रकार से ये पेपर जो है पूरा 100 प्रश्नों का पेपर जो है ये समाप्त होता है। तो ये सी सेट था पेपर का, जिनके पास सी सेट होगा उनका बिल्कुल मैच कर रहा होगा। और इसी सेट पे हम आज आपके लिए आंसर की लेके आएंगे। तो आंसर की के लिए आप 5 बजे का वीडियो देखिएगा, 5 बजे के आसपास ले आएंगे। उससे पहले कोशिश करेंगे, लेकिन 5 बजे तक हम दे देंगे आंसर की इसका। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।